हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट के सिलसिले में आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और नॉर्मली जो भी एग्रीकल्चर के पेपर्स होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और एजीटीए के लिए बहुत ही स्पेशल है, तो इसमें से आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं फटाफट। तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सूची उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, सूची दो में उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए हैं, उसमें आपको सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे पहले आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के टोटल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। 9 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका मैदानी तराई क्षेत्र हो गया, ठीक है। वहीं पश्चिमी मैदानी हो गया, फिर मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र हो गया, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया, मध्य मैदानी क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, और वहीं उसके उत्तरी पूर्वी मैदान का क्षेत्र हो गया, पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो गया, विंध्य क्षेत्र हो गया। कुल मिलाकर 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आप लोग इसमें मिलाना है। तो इसमें जब पूछा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र किस में आएगा? मध्य मैदानी क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, मध्य मैदानी क्षेत्र आपको प्रतापगढ़ और ये कौशाम्बी, इलाहाबाद ये सब आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र आपको ललितपुर को देखने को मिलता है, ठीक है। और वहीं उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र हो गया और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कहाँ से होगा? तो आप लोग देखते हैं जो गौतम बुद्ध नगर आता है ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वहीं सिद्धार्थ नगर आएगा उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ये मैदानी क्षेत्र है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SRI विधि, सीरी विधि, ठीक है, सीरी विधि, ठीक है। सीरी विधि जो है किसे धान की खेती के लिए संतुष्ट बीज, मतलब सीरी विधि किसमें होता है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सीरी विधि होता है धान खेती के संबंधित है और इसके लिए जो बीज सीड रेट होता है वो पूछा है। तो इसमें लिए जो सीड रेट होता है तो उसमें कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 से 8 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, 6 से 8 kg पर हेक्टेयर। तो इसमें जो इसके सीरी विधि के जो फादर हैं, ये आविष्कार कहाँ से हुआ? मेडागास्कर से, ठीक है, मेडागास्कर से ये हुआ, मेडागास्कर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसके 1900 कब हुआ था? 1983 में, ठीक है, 1983 में। फादर इसके कौन है? हेनरी डिलौनिले, ठीक है, हेनरी डिलौनिले है। इसमें मैं बोल देना, सुन लीजिए, हेनरी डिलौनिले है जिन्होंने 1983 में मेडागास्कर में इसका आविष्कार किया, ठीक है। और इसकी रोपाई कितने दिन में हो सकती है? ये 10 से 12 दिन में, ठीक है, 10 से 12 दिन में ये पौध तैयार हो जाती है रोपाई करने के लिए। तो ये इसका सीड रेट होता है 6 से 8 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आरोपित धान में अधिकतम किल्ले निकलने की अवस्था आती है। तो जो होना है, जो रोपित धान होते हैं, जो हम लोग धान को रोप देते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कल्ले निकलते हैं उस अवस्था कितने दिन बाद की होती है? तो यही पूछा है। तो इसमें जो होता है 35 से 40 दिन की जो अवस्था होती है, इस समय में सबसे ज़्यादा कल्ले प्राप्त होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कल्ले प्राप्त होते हैं। वहीं पेनिकल निकलने की अवस्था कब होती है? पेनिकल 55 से 60 दिन में होती है। पेनिकल क्या होता है? रेड जिसको बोलते हैं, जैसे फल पुष्प निकलने होते हैं उसको पेनिकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरसों के की फसल में विरलन की संतुष्टि है, ठीक है। थिनिंग इन मस्टर्ड क्रॉप इज रिकमेंडेड एट, मतलब ये है कि जो सरसों की फसल होती है, यहाँ पर फसल होना चाहिए, ठीक है, सरसों की फसल में जो विरलन की संतुष्टि होती है, मतलब विरलन मतलब जैसे सरसों की फसल हो जाती है उसको गझिन हो जाता है, हम उसको उससे बीच बीच में निराई गुड़ाई करके थोड़ा सा दूरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो, पौधों की वृद्धि अधिक हो। तो ये कब करते हैं? तो ये 20 डे आफ्टर, बुआई के 20 दिन बाद हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है, बुआई के 20 दिन बाद। मस्टर्ड मूंगफली के दाने में पाया जाता है, मूंगफली के दाने में तेल और प्रोटीन की मात्रा पूछा है। तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तेल 45% होता है,
प्रोटीन कितना होता है? 25 से 30 होता है, ठीक है। 25 से 30% प्रोटीन होता है, 45% तेल होता है। और वहीं सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, 42% होता है, ठीक है। सोयाबीन में 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। इसमें पूछा है कि जौ की किस्म जो है वो की बुआई का समय दिया गया है, कौन से सीजन से वो रिलेट करता है। तो यही पूछा है, जौ की किस्म है तो इसमें ज्योति हो गया, हरितिमा हो गया, नरेंद्र जौ 2 हो गया, प्रगति हो गया। तो ये पूछा है तो किस बुआई का समय जो होता है, तो यही पूछा है जौ की किस्म। जो ज्योति हो गया, ये ज्योति किस्म जो जौ की होती है सिंचित होती है, ठीक है। सिंचित समय के लिए, सिंचित सामयिक बुआई के लिए होता है। ये एक यही हो। हरितिमा क्या होता है? हरितिमा जो होता है सिंचित पटेती मतलब पीछेती, ठीक है, पिछेती, सिंचित पिछेती के लिए होता है। नरेंद्र जौ होता है, जो नरेंद्र जौ जो होता है ये होता है असिंचित क्षेत्र के लिए, ठीक है। ये असिंचित क्षेत्र के लिए मतलब 4 नंबर। और जो है प्रगति होता है माल्ट के लिए, ठीक है, माल्ट पर्पज के लिए होता है। तो माल्ट पर्पज के लिए ज्योति हो गया सिंचित, जो टाइमली बुआई होता है सिंचित क्षेत्र के लिए। हरितिमा हो गया सिंचित पछेती बुआई के लिए हो गया। नरेंद्र जो हो गया असिंचित क्षेत्र के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और वहीं प्रगति जो हो गया माल्ट के लिए। तो ये हो गया मिलान। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें पूछा निम्नलिखित में से किस फसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है। सहफसली क्या होता है? ठीक है, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, ठीक है। सहफसली दो फसलों के साथ उगाने पर यहाँ पर दोनों फसलों की अलग अलग उपज, दोनों फसलों को अलग अलग शुद्ध फसल के रूप में उगाने की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग शरतकालीन गन्ना और आलू एक साथ उगाएंगे, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं और दोनों की फसल अच्छी फसल उपज जो होते हैं अच्छे प्राप्त होते हैं। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का मतलब हो दोनों एक साथ ही अलग अलग उपज अलग अलग हो, उगाए साथ गए हों लेकिन उपज अलग अलग मिले, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित न करें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? शरतकालीन गन्ना और आलू, ठीक है, शरतकालीन गन्ना और आलू ये सहफसली लाभदायक प्रभाव आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन है? रिले क्रॉपिंग क्या है? रिले क्रॉपिंग वह क्रॉप होता है जैसे कि आप एक कोई फसल उगा रहे हैं और उसको कटाई से पूर्व भी दूसरी फसल उसमें हम ले सकते हैं, ठीक है। एक वर्ष में एक फसल काटने से पूर्व भी दूसरी फसल की तैयारी कर ली जाती है, वो होती है रिले क्रॉपिंग। इस प्रकार एक वर्ष में 4-5 फसलें ली जा सकती हैं, इसे रिले क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर एस.एस. बैस, डॉक्टर एस.एस. बैस। स्वामीनाथन हो गए हरित क्रांति के, ठीक है, डॉक्टर एस.एस. बैस। निम्न में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता है? तो कौन इसमें पूछा है किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी पूछा है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन नहीं पूछा है। प्रोडक्शन में तो आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सही है, प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश है और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, लेकिन इसमें पूछा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर उत्पादन होता है प्रोडक्टिविटी, मतलब एक जो हेक्टेयर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जगह पर होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी। तो कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा गन्ने की कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट चलते हैं बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम। इसमें पूछा सीड ट्रीटमेंट में जो हम रसायनों का उपयोग करते हैं उसका क्रम बताना है। तो इसमें कौन सबसे पहले फंगीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है। हम इसमें बैक्टीरियल कल्चर पहले नहीं करते हैं, इंसेक्टिसाइड पहले नहीं करते हैं, अलग नहीं होगा। सबसे पहले हम फंगीसाइड का यूज करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर बैक्टीरियल कल्चर। ये होगा सीड ट्रीटमेंट का क्रम। आगे राई के खेत में खरपतवार नियंत्रण किया जाता है।
राई के खेत में खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। किससे किया जाता है? इसमें किसमें होगा? पेंडीमेथिलिन का छिड़काव। पेंडीमेथिलिन तो सब में दिया गया है, ठीक है। पेंडीमेथिलिन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के कितने दिन बाद? बुआई के 2 दिन बाद, ठीक है। बुआई के 2 दिन बाद हम इसका उपयोग करते हैं। पेंडीमेथिलिन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन बाद हम इसमें करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है। हरित क्रांति के जनक पूछा है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग। क्यों इसे सही है? एम.एस. स्वामीनाथन क्यों नहीं सही है? क्योंकि हरित क्रांति के जनक दोनों ऑप्शन अगर हैं तो इसमें नॉर्मन ई बोरलॉग को ही होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये विश्व के हरित क्रांति के जनक यही माने जाते हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक अगर पूछता तो एम.एस. स्वामीनाथन होते हैं। हरित क्रांति कब आई? 1966-67 में आई थी, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले गेहूं के लिए हम इसमें ज़्यादा बढ़ावा दिए थे, गार वैरायटी। वहीं इसमें R.S. परोदा, डॉक्टर R.S. परोदा कौन है? ये R.S. परोदा ICAR में चारा वैज्ञानिक व महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुके, ठीक है। ICAR के महानिदेशक DG के रूप में कार्य कर चुके हैं डॉक्टर R.S. परोदा। तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई डॉक्टर N.E. बोरलॉग। और बंकी खरपतवार है, और बंकी खरपतवार है। किस प्रकार का खरपतवार है और बंकी? तो ये है कंप्लीट रूट पैरासाइट, पूर्ण जड़ परजीवी, और बंकी जो होता है पूर्ण जड़ परजीवी। और पूर्ण तना परजीवी कौन होता है? अमरवेल। अमरवेल आप लोग देखे होंगे, तने पर ही वो चलते हैं, एक दूसरे पौधे पर। ये परजीवी मतलब होता है दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और स्वयं नहीं, उसी से ही अपना पोषक तत्व लेते हैं। और बंकी जो होता है वो पूर्ण जड़ परजीवी, जड़ से ही निकलता है। वहीं अर्धतना जो होता है लोरेंथस होता है, ठीक है। वहीं सेमी रूट पैरासाइट कौन सा होता है? स्ट्राइकिया होगा, थीसियस हो गया। सोयाबीन की उत्पत्ति केंद्र है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी चाइना में। सोयाबीन की उत्पत्ति चाइना में है। सोयाबीन की उत्पत्ति पूर्वी एशिया या चाइना, दोनों सही होते हैं। जो हाँ ऑप्शन रहेगा पूर्वी एशिया या चाइना दोनों। भारत बताइए, भारत में उर्द, मूंग, ग्वार, बैंगन, ये सब भारत में इसकी उत्पत्ति है। मूंगफली के ब्राजील, सूरजमुखी के अमेरिका, आलू तंबाकू का दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित खेती के पर्यायवाची है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग खेती जानते होंगे, वही है झूमिंग खेती। झूमिंग खेती जो होता है वो होता है स्थानांतरित खेती। पैरा खेती क्या है? पैरा और उठेरा जो एक ही सीजन में धान की फसलों को बार बार लेते हैं, पैरा उठेरा खराब बोलते हैं। रेनफ्ड फार्मिंग, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर रेनफ्ड फार्मिंग बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है झूमिंग खेती क्या है? यह आदिमानव से अवस्था चली आ रही। इसमें क्या होता है? इसमें जहाँ पर वनों की कटाई करके वहाँ पर फसल उत्पादन लेते हैं, जब तक उसमें उर्वरा शक्ति है तब तक वो अच्छी फसल लेते हैं। जैसे उर्वरा शक्ति समाप्त होती है वो छोड़कर किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं। ये ज़्यादा करके नागालैंड, असम के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है ये, जिसे ही इसलिए इसे बुश फेलो कृषि भी कहते हैं, बुश फेलो कृषि। तो ये होगा शिफ्टिंग खेती, झूमिंग खेती बोलते हैं। सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति है तो कौन सी है? DW14। DW14 सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति है, जो कि 2002 में गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल के द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। करनाल के द्वारा विकसित की गई थी। यह सबसे ज़्यादा ऊष्मा सहन करती है। इसकी उपज कितनी होती है? 36 से 40 कुंटल पर हेक्टेयर लगभग, और लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर।
ठीक है, 70 से 80 सेंटीमीटर इसकी पौधे की लंबाई होती है। आगे चलते हैं, फिर आगे देख लीजिए, बताया थे ना, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया बाबू। सीरी पद्धति धान उगाने की विधि है, ये भी आप लोग समझ जाइए। सीरी पद्धति जो है धान उगाने की विधि है, और इसके जो जनक है, कौन से देश से इसका आविष्कार हुआ था, तो मेडागास्कर से हुआ था। मेडागास्कर से हुआ था। इसका जनक कौन है, मैंने बताया था पहले ही, दूसरे क्वेश्चन में बताया था। इसके जनक हेनरी डिलौनिले हैं इसके जनक, मेडागास्कर। कैनोला एक प्रजाति है, कैनोला किसकी प्रजाति है, ठीक है, कैनोला किसकी प्रजाति है, ये कैनोला एक सरसों की प्रजाति है, ठीक है, सरसों की प्रजाति है। आगे चलते हैं, जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई के समय पहले किया जा सकता है, ठीक है, कितने दिन पहले किया जा सकता है। जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई के समय पहले किया जा सकता है, तो कितना दिन, 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन। आगे इसमें बताना है कौन सा सुलेमित नहीं है, कौन सा सुलेमित नहीं है, जिसमें फसल है खरपतवार है, तो उसमें बताना है। मक्का ट्राइंथीमा मोनोगाइना, ये सही है। वीट का इकाइनोक्लोआ कोलोना, ये भी सही है। राइस का इकाइनोक्लोआ कुरुसगली, ये भी सही है। आलू का साइप्रस रोटनडस आलू की नहीं है खरपतवार, तो किसकी है, ये इसको बोलते हैं जंगली धान, ठीक है, जंगली धान। जंगली धान किसकी है, ये खरीफ सीजन की है, खरीफ सीजन की ये खरपतवार है, और ये धान में पाया जाता है, ये धान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसमें आलू साइप्रस रोटनडस, ये गलत है। अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति है, अरहर गेहूं फसल चक्र, ठीक है, के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति कौन है, ये UPAS 120, UPAS 120। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धान गन्ना पेड़ी मूंग फसल चक्र की गहनता है, तो इसमें बताना है क्रॉप इंटेंसिटी, ठीक है, फसल चक्र की गहनता बताना है। कौन कौन से, धान गन्ना, और गन्ना कौन सी, पेड़ी, और वही मूंग, धान गन्ना मूंग के लिए, तो इसमें फसल चक्र की गहनता कितनी होगी, 133.33, ठीक है, 133.33। फसल चक्र गहनता कैसे निकाली जाती है, इसको निकालने के लिए होता है, जैसे कि इस गुणे 100 से 100 गुणा होता है, टोटल फसलों की संख्या और फसल वर्ष, ठीक है, फसल वर्ष मतलब अवधि ऐसे निकलता है। टोटल फसलों की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है, टोटल फसलों की संख्या 4 है, ये गन्ना, धान गन्ना पेड़ी मूंग 4 फसल हैं, टोटल कितने वर्ष में होते हैं, ये 3 वर्ष की फसल, 3 वर्ष में टोटल होंगे, गुणे 100 करेंगे तो 133.33% होगा, ठीक है, जैसे हो गया 4 फसल 3 वर्ष में होंगे, 100 होगा, इसको आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 133.33। कौन सी फसली खेती चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है, इसमें पूछे कौन सी फसली खेती चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है, कौन सा जगह, चना और अलसी, ठीक है, चना और अलसी जो कि उकठा बीमारी के लिए प्रकोप को कम करती है। और इसके अवरोधी प्रजातियां कौन सी हैं, पूसा 2 हो गया, ठीक, 212 हो गया, JG 315 हो गया, ये सब उकठा रोगी
अवरोधी प्रजातियां हैं। अंतः फसली खेत लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात होता है। ठीक है, इसने पूछा भूमि तुल्यांक अनुपात कब होता है, जब अंतः फसली लाभदायक होती हैं, तो उसमें एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक होता है। LER लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, एक से अधिक एक से जब अधिक होगा तो सबसे ज़्यादा अधिक लाभदायक होगा। ठीक, आर्थिक दृष्टि से स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, 1.4 होना चाहिए। ठीक है, 1.4 होना चाहिए। सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किसी भाग से धुरीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, धुरीन का संश्लेषण होता है तो होता है जड़ों से। ठीक है, जड़ों से। ज्वार के पौधों में हाइड्रो रासायनिक अम्ल HCN या पुरुषिक अम्ल धुरीन पैदा हो जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ से होता है, जड़ों के माध्यम से। ये जड़ों में एकत्रित हो जाता है जाकर, इसको HCN बोलते हैं, जो कि जिसके कारण ये पशुओं में मृत्यु भी हो जाती है इसी कारण। ठीक, इसलिए तभी बोलते हैं ना, ज्वार को बहुत ज़्यादा धूप में नहीं काटना चाहिए, उसमें धुरीन पैदा हो जाता है। आगे चलते हैं। गेहूं शोध निदेशालय स्थित है, तो गेहूं शोध निदेशालय कहाँ है, करनाल में। करनाल में, ठीक है, करनाल में। आगे चलते हैं। केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है। केंद्रीय भूमि जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है ये, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में है। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड है। वहीं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जल विभाग का जल पौधों को उपलब्ध होता है। किस जल विभाग का जल पौधों से उपलब्ध होता है, जल पौधों को उपलब्ध होता है, तो कितने होते हैं, 0.3 बार दाब से 15 बार तक जो जल विभाग जिसमें होते हैं वो पौधों को प्राप्त होता है। धान की फसल की जल मांग कितनी होती है, तो 1500 mm। ठीक है, 1500 mm। वहीं सबसे ज़्यादा कितना होना चाहिए, धान की फसल की जल मांग कितनी होनी चाहिए, 1500 mm। और इतना ही लगभग गन्ने का भी होता है, सबसे ज़्यादा गन्ने का होता है, 1200-1600 के बीच। नेक्स्ट है, एक ही खेत में एक ही समय विभिन्न ऊंचाइयों वाले पौधे को उगाने को क्या कहते हैं। एक ही समय में एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाई ऊपर नीचे है, कोई छोटा कोई बड़ा कोई है, तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सी फसल बोलेंगे इसको हम, बहुमंजिली खेती। ठीक है, बहुमंजिली खेती। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, एक ही खेत में कई सारे फसल उगाई कर देते हैं। रिले क्रॉपिंग क्या है, जब एक फसल की कटाई से पहले दूसरी तैयार हो जाती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, मिक्स में ही एक साथ उगाई करते हैं। तो विभिन्न ऊंचाई वाले पौधे के लिए क्या बोलते हैं, बहुमंजिली खेती। नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना होता है, लगभग 15 से 45 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इतना कर देते हैं। ठीक है, बीजीए। वही एजोला कितना करता है, एजोला बताना है। एजोला 40 से 60 kg, 40 से 60 kg एजोला फिक्सेशन करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी 15 से 45 kg करता है। और ये फैंकिया जो होता है ये 30 से 150 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन के स्थिरांक कर देता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जीवाणु है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है, तो राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम ये सोयाबीन फसल के लिए जिम्मेदार जीवाणु है।
राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम किसके किसके लिए जिम्मेदार है ये? मटर के लिए है और मसूर के लिए है, ठीक है। बरसीम में कौन होता है? राइजोबियम ट्राइफोलिया, राइजोबियम ट्राइफोलिया। और वहीं मूंग और उर्द के लिए राइजोबियम फैसोली, ठीक है। राइजोबियम फैसोली ये किसके लोग ये? मूंग और उर्द के लिए। और वही मिलेलोटी किसके लिए होता है? ये मिलेलोटी लूसर्न के लिए होता है। टेट्रालोजियम क्लोराइड का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है? मतलब TZ, ठीक है। टेट्रालोजियम इसको बोलते हैं टेट्रालोजियम क्लोराइड। या ब्रोमाइड नामक रसायन के इसमें किया जाता है किसके लिए? सीड, बीज की जीवन क्षमता, वायबिलिटी ऑफ सीड, बीज की जीवन क्षमता के लिए इसमें हम परीक्षण करते हैं, टेट्रालोजियम टेस्ट। और इस परीक्षण को क्या बोलते हैं? जैविक टेस्ट भी इसको बोलते हैं। आगे पहुंचते हैं। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन निम्नलिखित मात्रा में यूरिया के समतुल्य होता है। 1 किलोग्राम अगर नाइट्रोजन प्राप्त करना तो कितने किलोग्राम आपको यूरिया चाहिए? तो कितने, जैसे आप लोग देखे होंगे यूरिया में कितने % होता है? 46%। 46%, 46% मतलब आप लोग समझते हैं? इसका कोई भी % अपने में 100 होता है, मतलब 100% में, मतलब 100 kg में 46 किलो। यदि आप 100 kg यूरिया लेते हैं तो इसमें 46 किलो आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ये होता है। अब बोरी में देखे होंगे यूरिया कभी 100 kg तो आता नहीं है, 50 kg के आता है। 50 kg की यूरिया में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन होता है? लगभग 23 कुछ होता है, मतलब 46 का आधा हो जाता है, 23 कुछ होता है। तो वही पूछा है यूरिया का समतुल्य होता है। तो 46 किलोग्राम बराबर 100 kg यूरिया, तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन कितना चाहिए? तो 100/46 काट पीट करेंगे कितना है? 2.22, ठीक है, 2.22 किलोग्राम। मक्के में सफ़ेद कली की बीमारी होती है, मक्के में सफ़ेद कली की बीमारी होती है, ये व्हाइट बड, ये होता है जिंक की कमी से, जिंक की कमी से होता है। लवणीय क्षारीय मृदा में आमतौर पर कमी होती है, लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है नाइट्रोजन और जिंक की, नाइट्रोजन और जिंक की। नेक्स्ट आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तो ये ललितपुर झांसी का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ये लगभग बुंदेलखंड का क्षेत्र, जो उधर मध्य प्रदेश का हो गया, महाराष्ट्र का क्षेत्र आ जाता है, तो वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मिर्जापुर, झांसी, बांदा इन सब के लिए होता है लाल काली। कपास की काली मृदा अधिकता होती है, काली मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो ये मोंट मोरिलोनाइट की अधिकता होती है, ठीक है, कपास की काली मृदा में, जो कि दूसरा भारत का प्रमुख मिट्टी है, दूसरा प्रमुख मिट्टी है, और इसमें सबसे ज़्यादा कपास उगाया जा सकता है। और इसमें Q2O5 की मात्रा कम होती है और K2O और चूना की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। माउंट मेरिलोनाइट और बीडिलाइट्स समूह के खनिज इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 39 आ जाते हैं। किस पदार्थ को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता? तो किसको नहीं मिलाया जा सकता? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर। मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है, तो कितना होता है? मृदा के जो कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व कम होता है, ठीक है, कम होता है।
अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व 1.02 से 1.8 ग्राम प्रति घन होता है, जबकि मृदाओं का कण घनत्व का परिसर कितना होता है? कण घनत्व का परिसर 2.5 से 2.7 होता है। 2.5 से 2.7 होता है। तो इस प्रकार से आज 40 क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो ये 40 क्वेश्चन आज करेंगे, फिर बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चन 41 से 80 तक, ठीक है। एक सेट में 80 क्वेश्चन है, तो बाकी 40 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक 40 क्वेश्चन है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।